गुड आफ्टरनून। अब सभी को सब कुछ दिखेगा। गुड आफ्टरनून। दिख रहा? हेलो। सो हम लोग आज देखने वाले हैं कैपिटल गेन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पिछले क्लासेस में पिछला एक जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस थे इनका। उसके बारे में कुछ रिक्वायरमेंट्स ये भी थे कि उसको इंग्लिश में थोड़ा समझा दिया जाए। तो अभी हम लोग क्लास कैपिटल गेन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शंस को इंग्लिश में देखेंगे। सभी कोई को दिखाई दे रहा अब वीडियो? क्या सभी कोई को दिखाई दे रहा अब मेरा आवाज आ रहा? क्योंकि बहुत से लोग इसमें फर्स्ट क्लास में हैं इसलिए। ओके, सो हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटल गेन से पहले आप लोगों को जानना होगा इनकम टैक्स। एक्चुअल में इनकम टैक्स है क्या? व्हाट? तो इनकम टैक्स के बारे में हम लोग पहले कुछ सीखते हैं। एक्चुअल में इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स यहाँ पे दो वर्ड से बनता है। एक है इनकम और दूसरा है टैक्स। इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स एक्चुअल में किन इनकम्स पे टैक्स लगता है, इस पे भी दो तरह की बातें होती हैं। टैक्स जो है इस पे दो टाइप का टैक्स लगता है। टैक्स जो है, सॉरी, टैक्स दो टाइप्स के होते हैं। टैक्स का फर्स्ट क्या है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में हम लोग आते हैं थोड़ा रैपिडली इसको पार करते हुए कि सोर्सेस, हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम, ये जानना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम? तो देर आर 5 सोर्सेस ऑफ इनकम। देर आर 5 सोर्सेस ऑफ इनकम। सो sources of income. First source, salary. Second source, income from house property. House property. Third source, income from business and profession. फोर्थ, कैपिटल गेन, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिफ्थ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब तक जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ा बताइए। इतना इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप लोगों का कवर हो जाएगा। ओके, सो यही 5 सोर्सेस है। आप लोगों को इनकम टैक्स में
इन्हीं इनकम्स पे टैक्स चार्ज करना है और इसके लिए ही आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल गेन, लेकिन थोड़ा और आप लोगों को बता दें, सैलरी के अंदर में किन इनकम किया जाता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिन नाम के आगे ई आर और ओ आर लगता हो, या इसको लास्ट में कह सकते हैं, ई आर और ओ आर का मतलब क्या, जैसे टीचर लास्ट में ई आर होगा, डॉक्टर लास्ट में ओ आर होगा। इस तरह से जिस नाम में लास्ट में ओ आर या ई आर लगा हो, इनको जो मेहनताना दिया जाता है उसको सैलरी कहते हैं, ठीक है। और इसी के अपोजिट जो फिजिकल को जो पैसा दिया जाता है उसको वेजेस कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशनल वर्क या प्रोफेशनल वर्क ही माइंड में रखिए। प्रोफेशनल वर्क में जिनको पैसा मिलता है वो सैलरी कहलाता है, और फिजिकल वर्क पे जो पैसा मिलता है वो वेजेस कहलाता है। और वो दोनों वेजेस, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है, ठीक है। प्रोफेशन वर्क, और इसको अगर आसान लैंग्वेज में अगर जाए हम लोग, पेन से करने वाला वर्क, पेन से या दिमाग से करने वाला वर्क जो होता है उस पे जो मेहनताना रिम्यूनरेशंस मिलता है कहा जाता है। और फिजिकल वर्क जैसे फोरमैन है, फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स हैं, या जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको जो पैसा दिया जाता है उसको वेजेस कहा जाता है। और यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस, ये दोनों इनकम फ्रॉम सैलरी पे टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है। चलते चलते थोड़ा एक बात और आप लोगों से हम पूछें, आप लोग ही इसका जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी, इस दोनों वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए। सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, दोनों में से कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये जानना थोड़ा जरूरी है आप लोगों को। कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन इनडायरेक्ट। आप लोग बस 1 और 2 में आंसर दीजिए, 1 इनडायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट। चलिए, तो आप लोगों को हम बताएं, अगर पहले वेजेस आता है, शुभम सिन्हा, बहुत अच्छा, ये हम लोगों का इनडायरेक्ट है। फर्स्ट जो है ये इन डायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। सैलरी एंड वेजेस आर डायरेक्ट, नो नो नो, सैलरी एंड वेजेस आर इनडायरेक्ट, वेजेस एंड सैलरीज आर डायरेक्ट। बहुत सही, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का। एक चीज और, कोई भी इनकम जो है ना वो इसी 5 हेड में ही टैक्सेबल होगा। ये होता क्या चीज है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी आप यहाँ से कवर कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी जिससे कि आप रेंट दे रहे हैं, रेंट में आप अपने घरों को लगाए हुए हैं, काफी जगह में ऐसा होता है, बड़ा बड़ा फ्लाइट बना करके उसको रेंट पे दे दिया जाता है, उससे जो इनकम आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन जैसे बिजनेस से जो इनकम आएगा, जनरली जनरल स्टोर्स या किराना स्टोर कह सकते हैं, उनका जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में कैलकुलेट होता है। प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस में तो आ गया किसी सामान को सेल करना। प्रोफेशन जैसे कोई ऑडिटर, चार्टेड अकाउंटेंट या एक लॉयर,
उन लोगों का अगर इनकम को इनकम पे अगर टैक्स लगाना हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड पे होगा। कैपिटल गेन के बारे में भी हम लोग देखेंगे है क्या। और एक लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये है क्या कि इन चारों इनकम्स में से, इन चारों सोर्सेस में से हट करके चाहे जितना प्रकार का भी इनकम हो, जितने टाइप का भी इनकम हो, वो सब का सब टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड पे। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा कैपिटल गेन पे आते हैं। कैपिटल गेन है क्या? व्हाट इज कैपिटल गेन? क्या किन्हीं को पता है कैपिटल गेन है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लैंडलॉर्ड आप लोग नाम सुने होंगे, लैंडलॉर्ड। आप लोगों के आसपास भी ये रहते हैं, जमींदार जिसको हिंदी में कहा जाता है। आप लोगों को कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना जीवन या लाइफ साइकिल जो चला रहे हो, से कहा जाता है हिंदी में, वो जमीन को बेच करके कर रहे होते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्डिंग को बनाए और बेच दिए। आप लोगों के सामने इस टाइप का कुछ गुजरा भी होगा। एग्जाम्पल्स किन्हीं का एक कमेंट आया है शुभम सिन्हा, गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल कैपिटल एसेट्स। सही है शुभम। सो कैपिटल गेन एक्चुअल में होता यही है कि जब भी कोई पेयर या पर्सन या व्यक्ति अपने पूंजी को या संपत्ति, पूंजी संपत्ति को बेच करके जब पैसा कमाता है, उसको प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन कहा जाता है। जनरली अ पर्सन मे अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टीज, लैंड, हाउस, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, मोटर कार, etc. दिस प्रॉफिट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें जानना होगा, जैसे कैपिटल असेट्स। क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं जानिएगा कि कौन आपका कैपिटल असेट से टैक्स कैसे चार्ज कीजिएगा। निमिषा, कैपिटल असेट्स ट्रांसफर या सेल करने से कैपिटल गेन होता है। सही है। असेट से सेल करने के बाद जो इनकम होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। सही है रिया कुमारी। तो आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि आपका कौन कैपिटल एसेट है और कौन कैपिटल तो है बट उसको बाहर रखा गया है इससे। कैपिटल तो है बट उससे, बहुत सही। कुछ लोगों का अच्छा एग्जांपल्स आ रहा है। गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सही है, सही जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल एसेट्स किनको कहा जाता है। सबसे पहले आपके पास अगर जमीन है, लैंड को हिंदी में जमीन कहते हैं, ये आप लोगों को सबको पता है। हम लोग जनरली टैक्स को इंग्लिश में ही लेकर चलेंगे। और क्या हो सकता है? मशीन्स, फर्नीचर्स। फोर्थ में हम लोग कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स किसको कहते हैं? ऑर्नामेंट्स कहते हैं जैसे आप सोना, चांदी, ज्वेलरी का जितना सामान है वो लगभग ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह से शेयर, इसी में लिख देते हैं शेयर एंड बॉन्ड्स। और ऑर्नामेंट्स में ही एक्चुअल में आप लोगों का ये, ठीक है, अलग से लिखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इसको बस इतना समझिए, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है ना जो आप लोग पढ़ते आए अब तक, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स होता है वो सारा का सारा आपका एक्चुअल में कैपिटल एसेट्स होता है।
कैपिटल का मतलब क्या कि जो एक्सपेंसेस एक बार खर्च करके कोई एसेट्स को लिया गया हो और वो 1 ईयर से ज्यादा तक चलता हो, वो हम लोगों का कैपिटल एसेट्स कहलाता है। और कुछ एसेट्स ऐसा है जो कैपिटल तो है लेकिन उसको इसके अंदर में नहीं रखा गया है। आप लोग जो एग्जांपल दे रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत सही है। एग्रीकल्चर लैंड्स, हम इसी में आप लोगों को सुना देते हैं कि आप लोगों का क्या एग्जांपल्स है। बिल्डिंग, फर्नीचर, एग्रीकल्चर लैंड, हाउस, सही है। लैंड, गुडविल, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, क्या लिखे हैं आप, एफ, ये FII लिखे हैं ये, इन अकॉर्डेंस विथ सेबी, सही है। सो अब देखिए कि एक्सक्लूड कैपिटल एसेट्स कौन कौन सा चीज है। सबसे पहले इसमें एक चीज आपका आएगा, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, ये जब सेल कीजिएगा ना, ये कैपिटल एसेट्स में नहीं आता है। अगर आप अपना, आपके ट्रेड में, बिजनेस में, व्यापार में स्टॉक था, उसको आप सेल कर दिए, वो कैपिटल एसेट्स में कैलकुलेट नहीं होगा। और हम इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख रहे हैं कि आप लोगों का कमेंट बेटर, मेरे से बेटर एग्जांपल के साथ आ रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट में भी देख लीजिए क्या क्या एसेट्स हम लोगों का कैपिटल एसेट्स में है और क्या क्या एक्सक्लूड है। रॉ मटेरियल, जी बिल्कुल सही, स्टॉक इन ट्रेड में ही रॉ मटेरियल होता है। सही है। उसके बाद हम कुछ रैपिडली एग्जांपल देते हुए आगे चल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल समझते हैं क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल, सॉरी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल नहीं जाएगा, सॉरी टू दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। आर्कियोलॉजिकल एग्जम्पशंस के साथ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, बहुत सही। अब आप लोग मेरा सुनिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। पर्सनल गुड्स, पर्सनल गुड्स के अंदर में क्या क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। पर्सनल गुड्स जो होंगे वो भी कैपिटल गेन में नहीं आते हैं। जैसे टीवी, अगर आपके पास टीवी है और वो पर्सनल यूज है तो वो कैपिटल, उसको बेचने पर कैपिटल गेन में वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आ, आपके पास पर्सनल यूज के लिए सोना है, चांदी है, गोल्ड, सिल्वर, या चाहे जितना भी महंगा से महंगा ज्वेलरी क्यों ना हो, वो आपका पर्सनल गुड्स में आता है। बहुत अच्छा आप लोगों का एग्जाम्पल आ रहा है, टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, ज्वेलरी, बहुत अच्छा। फर्नीचर, ट्रक्स एंड ऑटो यूज्ड फॉर बिजनेस, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस होगा वहां पे कैपिटल एसेट्स के बारे में ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बीच बीच में डाल दिया जाएगा इसी तरह से कुछ एसेट्स का नाम कि ये पर्सनल यूज में थे। पेंटिंग, स्कल्पचर, बहुत अच्छा। ओके, सो अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ नाम और हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग्स, आर्ट कलेक्शन, स्टैच्यूज, आर्ट गैलरी, ज्वेलरी, पर्सनल एसेट्स नहीं माना जाता है।
और ये अगर ट्रांसफर करते हैं, यानी अगर सेल करते हैं आप इन चीजों को, किसको? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, आर्ट कलेक्शन, स्टैच्यूज, आर्ट गैलरी, ज्वेलरी, हिंदी में ये है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस को कहते हैं पुरातात्वीय संग्रह, यानी कि पुरानी चीजों को ढूंढना और उसको कलेक्ट करना। एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर लैंड स्थित है, यानी कि इंडिया के अंदर का जो एग्रीकल्चर लैंड होता है वो आपका पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है, कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। फिर इसमें यह भी है कि इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से जो भी इनकम होता है वो टैक्स फ्री होता है। सो इसमें कुछ कंडीशंस भी है, उसको हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, बताइए कितने टाइप का कैपिटल गेन होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकंड कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत अच्छा। सो अब हम लोग रैपिडली शॉर्ट टर्म के बारे में और लॉन्ग टर्म के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्चुअल में है क्या? ऐसा गेन या ऐसा प्रॉफिट एसेट्स को, कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद 1 साल के अंदर हुआ हो, वही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। 1 साल के अंदर, और 1 साल से ज्यादा में जो ट्रांजैक्शंस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग कंपटीशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वन मोर टाइम, किस बात के लिए वन मोर टाइम? शॉर्ट टर्म को फिर से डिफाइन करना है। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये आप लोग सुन लीजिए। एक किन्हीं का आ गया मैसेज, इज अ प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल, ट्रांसफर और अदर डिस्पोजिशन ऑफ पर्सनल और इन्वेस्टमेंट बट इज नॉन एज कैपिटल। लगता है प्लेट से आए हैं। सो हाँ, हम आप लोगों को बता रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा कोई गेन कैपिटल एसेट्स को सेल करने पर या ट्रांसफर करने पर, क्योंकि कैपिटल गेन तभी माना जाएगा जब वो ट्रांसफर हुआ हो, विदाउट ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाता है। 1 साल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुए या ट्रांसफर हुए हैं वो सब का कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किया जाएगा, और 1 साल से ज्यादा हो जाने पर कोई एसेट्स को सेल किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाता है। आप लोगों को हम बताएं, इंडेक्स का नाम सुने हैं आप लोग? हम दिखा देते हैं आप लोगों को इंडेक्स, क्योंकि इसके बिना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये वीडियो में थोड़ा सा सही नहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है बुक में। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाएं, अगर ये साफ दिखे तो। ये है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आप लोगों को दिखा,
इंडेक्स देख लिए? ओके। ये है 18-19 का कितना रहा होगा, क्योंकि जो भी बजट होता है उसी साल न्यू इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स का काम नेक्स्ट ईयर में होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो इंडेक्स है ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 का है, लेकिन इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19। तो इसी तरह से ये इंडेक्स है। और एक चीज और आप लोगों को हम दिखाएं, अगर ये साफ दिख रहा हो तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 ये उससे पीछे साल का इंडेक्स है। एक्चुअल में 16-17 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 17-18 तक में ये जो भी आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है इंडेक्स, ये इंडेक्स था। और उसके बाद फिर इंडेक्स चेंज होकर के ये इंडेक्स न्यू इंडेक्स बना है। ये हम आप लोगों को बताए थे कि ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, बट रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए तो क्लियर दिखेगा। ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए आप लोगों को है कि इंडेक्स नंबर इस तरह से रहता है। एग्जाम में लेकर के इसको जाने का जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस पे क्वेश्चन में ही इंडेक्स नंबर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 2001 से 2, 2 से 3, इस तरह से 2010 तक का है। और इधर लास्ट में 2018 तक का। तो एग्जाम का क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि इस ईयर का इंडेक्स नंबर इतना है। जिनको साफ नहीं दिखा वो विजुलेशन बढ़ा लीजिएगा तो दिख जाएगा। और जो बुक से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले थे वो बुक के राइटर हैं डॉक्टर R.K. जैन। जिनका नहीं चल पा रहा है नेट वो विजुलेशन पिक्सल बढ़ा लीजिए, 480 में कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, इसको ऐसे देखिए। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आप हेड डालेंगे और उसके बाद इधर एक रुपया का साइन डाल दीजिए। और यहाँ पे पार्टिकुलर लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले फुल कंसिडरेशन, ये फुल कंसिडरेशन क्या है? एसेट्स को कितना में सेल किया गया, ये आपका फुल कंसिडरेशन कहलाएगा। इसमें क्या होता है, लेस कर देते हैं ट्रांसफर फी। जैसे फुल कंसिडरेशन में से आप लेस कीजिएगा ट्रांसफर फी, तो ये आपका होगा नेट कंसिडरेशन। ये थोड़ा लाइन के पार चला गया, ON, नेट कंसिडरेशन। आप लोगों को सबसे पहले हम एक बात बता दें, ये फुल कंसिडरेशन क्या होता है, जितना में एसेट्स को बेचा गया वो। बहुत अच्छा शुभम सुना। एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू इज फुल कंसिडरेशन, सही है। एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू इज फुल कंसिडरेशन, जितना में बेचा गया। उसके बाद ये ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी से समझिए ट्रांसफर फी है क्या। एक जमीन अगर बेचना हो तो वो डायरेक्ट नहीं बेचा जाता है, उसमें कुछ रजिस्ट्री का खर्च होता है, कुछ ब्रोकरेज चला जाता है, दलाली जिसको कहते हैं। तो उसी टाइप का जो खर्च होता है उसको ट्रांसफर फी हम लोग यहाँ पे लेस कर दिया जाता है उस खर्च में से, और दिखाते हैं कि नेट कंसिडरेशन कितना हुआ है, वो हम लोग दिखाएंगे। और उसके बाद एक दो चीज और लेस किया जाएगा। पहला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
और दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसके बारे में कौन बताएगा? आप लोग से हम जानना चाहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। कोई है तो बताइए, थोड़ा देखें एक्विजिशन को कौन डिफाइन कर सकते हैं बेटर। ओके, आप लोग लगता है मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है कीजिए। तब तक हम एक स्टेप यहाँ पे बढ़ते हैं कि ये दोनों घटाने के बाद जो आएगा इसको कॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द परचेज प्राइस ऑफ एसेट। सही है, बिल्कुल सही। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ सही है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है क्या, आप कोई घर को या कोई बिल्डिंग या कोई जमीन को, लैंड को आप बेचे 8 लाख रुपए में। अब उस 8 लाख रुपया में से अब 6 लाख रुपया का फिर से कोई घर ले लीजिएगा तो टैक्स के लिए कितना पैसा दिखिएगा? 2 लाख ही ना। 8 लाख में तो आप टैक्स देंगे नहीं क्योंकि आप 6 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में या तो नया बिल्डिंग, हाँ नया बिल्डिंग ले लेना होता है। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ उसके रूल्स में हम लोग बाद में जाएंगे कि कितने साल में आप को बिल्डिंग ले लेना है या कितने साल में उस सेल किए हुए पैसा में से कितने साल के अंदर में परचेज करना है, तब आपको छूट मिलेगा। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये बताइए। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट मीन्स हम ही बताते हैं आप लोगों को। इम्प्रूवमेंट मीन्स कि कभी acquisition cost, also referred to as the cost of acquisition, is the total cost that a company recognizes on its total expenditure incurred in making addition in a capital asset. Okay, so cost of, अब आप लोगों से हम पूछे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है या तो आप घर पे कोई रूम बढ़ा रहे हैं या उस पे रंग जो होता है कलर करवाना, कलर करवाना, अगर इस टाइप कुछ कर रहे हैं तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आता है। ट्रांसफर फी आप लोग जान चुके हैं। तो इस टाइप का अगर कोई डाटा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेट कंसिडरेशन में से घटा देते हैं। और नेट कंसिडरेशन में इन डाटा को घटाने के बाद जो वैल्यू आता है लेस करने के बाद, उसको ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब इसमें काम बाकी है, एक लाइन आउट गया है, उसको हम इस साइड लिख रहे हैं। ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से फिर हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके ठीक नीचे का लेस, ये पार्ट अलग है। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। अब इस 54 में ही आप लोगों को बताते हैं क्या क्या है। 54 बी, 54 डी, 54 जी, 54 जी ए। अगर कोई ऐसा एग्जम्पशन, अब ये 50 अंडर सेक्शन 54 में कौन कौन सा
ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाला मद है या आइटम्स है जिस पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो एग्जम्पशन मिल जाता है। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमको बताना है आप लोगों को कंप्यूट किया कैसे जाता है, उसके अंदर का जो टर्म्स है उसको नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फुल कंसिडरेशन को लिख लेंगे, उसके बाद कोई ट्रांसफर फी होगा उसको लेस करेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा नेट कंसिडरेशन, और इसके बाद फिर लेस किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये दोनों को लेस करेंगे नेट कंसिडरेशन से तो निकलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फिर हम लोग लेस करते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54G और 54GE, सॉरी GA। हाँ, बहुत अच्छा। आपका अंकना हर्ष 54 टू 54G तक। तो ये डेटा हम लोगों का चाहे जो भी हो, इसमें बहुत सारा है, नेशनल बॉन्ड्स है, कई तरह के बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं, उसमें एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ग्रॉस में से इसको घटाएंगे तब यहाँ पे होता है टैक्सेबल इनकम, या कह सकते हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन। लाइट कट चुका है इसलिए थोड़ा विजुअल में प्रॉब्लम होगा, बट उम्मीद है ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो शॉर्ट टर्म का आप लोग समझ गए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, तो थोड़ा जल्दी से बताइए कि आप लोग ये समझ गए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना है। मुकुल, आपका डिमांड है नेक्स्ट क्लास ना, नेक्स्ट क्लास भी हम लोगों का होगा कल 9 बजे। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 9 बजे नहीं हो पाया था, बट 9 बजे होगा। ओके, मतलब आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, वहीं पे तो इंडेक्स का काम है। यही सब चीज लिखना है हम लोगों को दोबारा से, यही सब चीज दोबारा से लिखना है। यस, मॉर्निंग में आप लोगों का टैक्स का 9 बजे से क्लास है, और 3 बजे से आप लोगों का क्लास होगा सेमेस्टर 6 का फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ओके। इसके लिए भी इसी तरह से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे रुपया का सिंबल डाल दीजिए। पार्टिकुलर लिखने का जरूरत नहीं होता है, पार्टिकुलर नहीं लिखना है, लाइन खींच करके बना सकते हैं। इस पे भी वही चीज को कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं जो पिछला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किए थे। सबसे पहले फुल कंसिडरेशन, इसको बस हम लिखते जाएंगे क्योंकि इसके बारे में चर्चा पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। लेस करेंगे ट्रांसफर फीस और सेलिंग एक्सपेंसेस। अभी किन्हीं का बहुत अच्छा कमेंट आया, एक हम थोड़ा आप लोगों को बताते चले, शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोगों को हम बताएं, कल मॉर्निंग में 9 बजे इनकम टैक्स का क्लास है, और दोपहर बजे से सेमेस्टर 6 का फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्लास है। जो रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 6 में, उनका फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और जो वुमेन्स कॉलेज के हैं उनका सिलेबस जो हम आप लोगों को बताएं
वुमेन्स कॉलेज में यही तीन है ना, इनकम टैक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 और वुमेन्स कॉलेज या वैसे स्टूडेंट्स जिनका सेमेस्टर 6 में इनकम टैक्स है, वो 9 बजे क्लास में अटेंड करेंगे। और जो रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 में है, उनका इनकम टैक्स नहीं है, वो 3 बजे अटेंड करेंगे। और जिस दिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको फिर से बताना होगा आप लोगों को, तो टैक्स के क्लास में आप लोगों को इन्फॉर्म हम कर देंगे कि आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। जो रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में है, उनका डेली 9 बजे। अब उम्मीद है रोड ट्रिप क्लियर हो गया होगा। कौन बोले थे रोड ट्रिप? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर फी लेस करने पे हम लोगों का निकलता है नेट कंसिडरेशन। जब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या लेस करते थे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये इंडेक्स कैसे लगेगा, इसको भी अभी हम लोग पहले चर्चा करेंगे बाद में। पहले ये लिखते हैं, पहला चीज हम लोग क्या लेस किए? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, मान लीजिए आप 2002 में एक एसेट्स खरीदे थे, बिल्डिंग, और उसको 2020 में बेचना हो, तो 18 साल बिना पेंट का तो नहीं रहिएगा ना। या प्लस्तर अगर कहीं पे होता है तो प्लस्तर भी आप उसमें कराइएगा ही। इंडेक्स मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल सही, बहुत सही। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दो डेटा लेस करेंगे तो हम लोगों का निकलेगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। थोड़ा सा विजुलेशन हो सकता है, सही ना आए, ड्यू टू लाइट है नहीं, कट चुका है। और इसमें से फिर हम लोग वही जो शॉर्ट टर्म में हुआ था कंडीशन, एग्जम्पशन, अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB। पीछे में हम आप लोगों के लिए वो लाइन से लिख चुके थे, अभी पूरा नहीं लिख रहे हैं। शुभम, आप कुछ कहना चाहते हैं, उसको थोड़ा क्लियरली कमेंट में बता दीजिए, हम समझ नहीं पाए आप देन क्या लिखे हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ हो तो थोड़ा क्लियरली बताइए प्लीज। तो एग्जम्पशंस को घटाने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगा, या सॉरी जो आंसर आएगा, रिजल्टिंग फिगर होगा, वही टैक्सेबल। यहां तक क्लियर है? ओके, अब समझ में आ गया, सही है। पहले हम लोगों को इंडेक्स कॉस्ट को लेस करना है, तब एग्जम्पशन को लेस करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जम्पशन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो बताएंगे कितना परसेंट मिलता है छूट। 30%। कितना परसेंट मिलता है बताइए, किन्हीं को पता है? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना परसेंट छूट मिलता है? चलिए, अभी शायद आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे थे, कोई बात नहीं, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा कर लेंगे।
कि कितना परसेंट छूट मिलेगा। ओके, एग्जम्पशन क्या क्या होगा। हाँ, एग्जम्पशन क्या क्या होगा, हम एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ बता दें। जैसे आप 8 लाख रुपया में जमीन को बेचे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 8 लाख रुपया में आप कोई जमीन को बेचे, अपना पर्सनल जमीन को, और उससे आप 8 लाख में से ही कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, तो वो भी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 टू 54 जीबी के अंडर में आता है। उसके बाद कोई कैपिटल गेन स्कीम में आप पैसा डिपॉजिट कर दिए, तब भी वो एग्जम्प्ट हो जाता है। जितना पैसा डिपॉजिट कीजिएगा उतना एग्जम्प्ट होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऐसा आइटम्स है, क्या क्या ऐसा मद है जिसको अंडर सेक्शन 54 टू 54 जीबी में रखा गया है। एक चीज आप लोग याद रखिए, कैपिटल गेन बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से यानी फुल कंसिडरेशन से लेकर के लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तक कैलकुलेट करना बहुत आसान है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जम्पशन में, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं एग्जम्पशन कितना मिलेगा, किस चीज पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। कोई बात नहीं, किन्हीं के पास एचसी मल्होत्रा है या एसपी गोयल का बुक है, कोई सुनी है, टैक्स का कैलकुलेशन तो सेम है ना। अब एचसी मल्होत्रा के बुक में अगर 2 दूनी 4 लिखा है, तो जैन के बुक में 2 दूनी 8 थोड़ी ना लिखेगा, 2 दूनी 4 ही होगा। इसलिए कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन सारा बनेगा, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम, क्योंकि 45 मिनट्स हो चुका है हम लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को टच करेंगे और ये भी देखेंगे कि 54 टू 54 जीबी के अंडर में कौन सा ऐसा आइटम्स है जो एग्जाम्प्ट माना जाता है। पीडीएफ कोशिश करते हैं हम आप लोगों को पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल करा दे। कुछ डेटा उसमें पुराना होगा, जैसे इस साल का बजट में बहुत सारा चेंजेस आया है, तो बुक का पीडीएफ हम अवेलेबल आप लोगों को करा देंगे, बट उसमें कुछ डेटा पुराना होगा। हाँ, चैप्टर नेम कैपिटल गेन, आप लगता है बीच से आए हैं। चैप्टर का नेम था कैपिटल गेन। तो आज के लिए इतना ही, जाने से पहले आप लोग बता दीजिए, इतना कंसेप्ट क्लियर है कैपिटल गेन का, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा आगे पढ़ पाइएगा। इतना क्लियर है ना। ओके, जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे। हाँ, ओके, सभी को बाय। स्टे होम विथ मी, आप लोग भी घर पे रहिए, सेफ रहिए। लॉकडाउन खुलते ही एग्जाम होगा आप लोगों का।
गाना ये सेम 3 ही चल रहा है, सेम 3 का एग्जाम भी लॉकडाउन खुलते हो जाएगा। अंकना हर्ष, सॉरी अंकना हर्ष। लॉकडाउन खुलेगा और एग्जाम होगा। ठीक है, ऑफलाइन हो जाए। रोजी कुमारी, सेम 3 में कल टैक्स ही पढ़ेंगे 9 बजे। रिया, मेरा नाम असद है। ASAD। जिनका भी इनकम टैक्स है उन सब का कल 9 बजे क्लास होगा। 9, 9:05 इस तरह से हो सकता है। यू वेलकम। किन्हीं का और कोई क्वेश्चंस रैपिडली? ओके, ठीक है, सो कल मिलते हैं, बाय।